नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई के फिजिक्स के चैप्टर 2 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस है दोस्तों, और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर। सबसे पहला हमको डिफाइन करना है क्या, पावर। तो पावर क्या होता है, तो किसी भी वर्क के करने की रेट को हम लोग पावर बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इसका मतलब है किसी भी वर्क की रेट को हम बोलते हैं पावर। जैसे हम लोग बोलते हैं स्पीड को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ना कि कोई गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, मीन्स उसका जो होता है वो कितनी दूरी तय कर रही है कितने सेकंड में, मीन्स कितनी दूरी तय कर रही है कितने टाइम में, वही उसका स्पीड होता है। उसी तरीके से पावर को बोलेंगे कि कोई बॉडी कितना वर्क कर रहा है कितने समय में, वही उसका पावर डिफाइन करेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों पावर का एसआई यूनिट हो जाएगा, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, और टाइम का होता है पर सेकेंड। इस हिसाब से और हम लोग पावर को एक और यूनिट से जानते हैं जो कि बहुत ही फेमस यूनिट है, वॉट। पावर का यूनिट होता है दोस्तों क्या, वॉट यूनिट होता है। इस हिसाब से अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो बोल रहा है हाउ इज द यूनिट ऑफ हॉर्स पावर रिलेटेड टू द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो हम जानते हैं क्या, 746 वॉट जो होता है वो 1 एचपी के बराबर होता है। 1 एचपी का मतलब है दोस्तों 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है 746 वॉट। अब हमारा बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग केसेस व्हाइल इन यूज। कि अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो इसमें एनर्जी कन्वर्जन या एनर्जी चेंज कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे हम लोग प्रेस भी बोलते हैं, आयरन जो हम लोग कपड़ा में मारते हैं दोस्तों उसको, तो उसमें एनर्जी क्या होता है, पहले हम उसे देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। तो वो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। किसमें, हीट एनर्जी में। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हीट एनर्जी में। उसी तरीके से हमारा जो सीलिंग फैन है, इसे भी हम देते हैं पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। मींस न्यूक्लियर एनर्जी जो है, मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर का। तो उस प्रोसेस का नाम है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि हैवी हैवी न्यूक्लियाई, बहुत बड़े बड़े एटम न्यूक्लियाई को छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है, और उसको तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और वही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा हो गया ये फर्स्ट का सारा आंसर दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका आंसर भी तैयार किया है दोस्तों। ये रहा सारे क्वेश्चंस का आंसर। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। स्टेट द एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग केसेस व्हाइल इन यूज। हम देख रहे हैं क्या कि हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें एनर्जी चेंज कैसे कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम सबसे पहले देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर ये बल्ब क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हीट और लाइट एनर्जी में। हीट और लाइट एनर्जी में। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन भी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरीके से दोस्तों हो गया ये हमारा फर्स्ट का आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला। इस फार्मूला से जो फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड होगा उसका यूनिट बताना है। तो जहां पे बोल रहा है के हमारा है काइनेटिक एनर्जी, और भी हमारा है वेलोसिटी। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है 2k/v² लिखा हुआ है ये दोस्तों, ये v² लिखा हुआ है। तो यहाँ पे k काइनेटिक एनर्जी है जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ mv², और नीचे वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसल, ये आया मास। क्या आया दोस्तों, मास। और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या,
केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन एनर्जी एंड हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू द जूल। तो एनर्जी क्या होता है दोस्तों? एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब किसी भी वर्क के करने की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम इस ग्राउंड के 5 राउंड दौड़ सकते हैं, ये मेरे अंदर एबिलिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस पत्थर को उठा के हम फेंक सकते हैं, ये मेरे अंदर क्या है? एबिलिटी है। तो एनर्जी एक तरीके का क्या होता है? एबिलिटी। किसी भी काम के करने की क्षमता को, एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एनर्जी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स पे हम धक्का लगा रहे हैं, 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉक्स जो है, मान लीजिए उसकी वजह से 1 मीटर शिफ्ट कर गया, 1 मीटर डिस्प्लेस कर गया, ये बॉक्स यहाँ आ गया। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे क्या? एनर्जी कितना हो गया मेरा? वर्क डन हो गया एफएस, जो कि एफ हो गया 60 इंटू 1, दैट मीन 60 जूल वर्क डन हो गया। मतलब 60 जूल एनर्जी जो है इसमें यूज हुआ, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। ठीक है, तो वही हमारा किसी भी वर्क के करने की क्षमता को, एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। बोल रहा है हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू जूल। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 1 जूल में सॉरी 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। कितना होता है दोस्तों? 1 कैलोरी में 4.2 जूल। इस तरीके से ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो हम आप लोग के लिए इसका भी आंसर लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये रहा यहाँ पे उसका आंसर दोस्तों। इस हिसाब से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन एस आई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है? एसआई यूनिट वर्क का क्या होता है? जूल। और इसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। और वर्क का सीजीएस यूनिट होता है दोस्तों, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है दोस्तों। तो हम जानते हैं न्यूटन में अगर हम लिखें 1 जूल लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं दोस्तों। और इसी को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? डाइन सेंटीमीटर में। और हम पीछे क्वेश्चन में एक बार कर चुके थे कि 1 न्यूटन में हमारा होता है 10⁵ डाइन दोस्तों। 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है? 10⁵ डाइन। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं कि 1 न्यूटन में कितनी डायन थी? 10⁵ डायन थी। 10⁵ डायन। तो यहाँ से हम अगर इसको चेंज करें, इसको अगर न्यूटन को हम चेंज करें किसमें? डाइन में, तो हम लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। और इस मीटर को लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर। इस हिसाब से हमारा 1 जूल हो जाएगा 10⁵7 सेंटीमीटर। और इसी को हम लिख सकते हैं दोस्तों 10⁵7 अर्ग। यही हो गया क्या? इसके बीच में रिलेशन 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय अ डिस्टेंस s इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक बॉडी एफ है, एक बॉडी है, इस पे हम फोर्स एफ एक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से ये बॉडी जो है एस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस कर गया, एस दूरी डिस्प्लेस कर गया और बॉडी आ गया यहाँ पे। और इसके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो बोल रहा है इस थीटा का वैल्यू हम कितना डिग्री एंगल लें कि हमारा जो वर्क डन हो वो मैक्सिमम हो और पॉजिटिव हो। तो हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, वर्क डन का होता है एफ एस कॉस थीटा। और ये थीटा जो होता है इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वही थीटा कहलाता है। और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कॉस 0 का वैल्यू होता है दोस्तों 1, कॉस 30 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है दोस्तों, कॉस 45 दोस्तों होता है √2, सॉरी 1/√2। और कॉस 60 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2। और कॉस 90 का होता है 0। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जब कॉस 0 का वैल्यू है 1, उसके बाद सारा वैल्यू 1 से छोटा होता चला जा रहा है, 1 से छोटा होता चला जा रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे और इसके नीचे आएंगे तो फिर कॉस का वैल्यू जो आएगा नेगेटिव में आने लगेगा, नेगेटिव में आने लगेगा। तो बोल रहा है पॉजिटिव वर्क और वो भी मैक्सिमम। तो कॉस 0 पे जो है, कॉस 0 पे
जो है दोस्तों उसका वैल्यू 1 होता है, जो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 0 डिग्री। मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 0 डिग्री एंगल बने तब जो हमारा वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा दोस्तों। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया ये, और ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं और इसका आंसर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों। ये रहा उस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टू बॉडीज ए एंड बी हैव मासेस इन द रेशियो। दो बॉडी है ए और बी, दोनों के मास का रेशियो दिया हुआ है 5:1 एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 125:9। पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो बताइए कि वो दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला, हमें क्या दिया हुआ है, हम जानते हैं दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m v स्क्वायर, जहां पे m होता है मास ऑफ बॉडी और v होता है वेलोसिटी ऑन दैट बॉडी। तो इसी तरीके से हम a बॉडी का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो होगा हाफ m a v a का स्क्वायर। उसी तरीके से b बॉडी का निकालना चाहें तो होगा हाफ m बी भी बी का स्क्वायर। और हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, तो दिया हुआ है क्या, एम ए, दोनों के मास का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों जो कि है 5:1, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी दिया हुआ है जो कि है 125:9। इस हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए कैसे निकालते हैं वेलोसिटी का रेशियो दोनों के बीच का। तो हम काइनेटिक एनर्जी दोनों का लेते हैं रेशियो में। तो पहला का होता है दोस्तों हाफ एम ए भी ए का स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए सॉरी एम बी भी बी का स्क्वायर। अब यहां से देख रहे हैं ये 1/2 कट गया, एम ए और क्या है दोस्तों एम बी इंटू भी ए का स्क्वायर अपॉन भी बी का स्क्वायर। एम ए एम बी यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का रेशियो मास का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 5:1, और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों कितना 125/9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125/9 इज इक्वल टू मास का रेशियो मेरा है 5/1 और वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है भी ए स्क्वायर अपॉन भी बी स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा इसके साथ डिवाइड में दोस्तों, मतलब ये 5 जो है वो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 25, और इधर है भी ए अपॉन भी बी का स्क्वायर। इस हिसाब से अगर हम इसको जस्ट उल्टा करके लिखें भी ए अपॉन भी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 25/9। यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा रूट दोस्तों। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा रूट 25/9, यहाँ पे आ जाएगा रूट, और 25 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 5, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। जिस हिसाब से भी ए रेशियो भी बी हमारे पास आ गया 5:3। उसी तरीके से ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बी नंबर, यहाँ पे बोल रहा है क्या, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरी। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों हीट एनर्जी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन भी बना के रखा है दोस्तों, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ये रहा। तो इस तरह से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is kept at a height of 5 meter. It is allowed to fall and reach the ground. बोल रहा है क्या कि एक बॉडी है जिसका मास है दोस्तों कितना 10 kg, कितना है 10 kg, जो कि जमीन से 5 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है। अब इसे नीचे गिराया जा रहा है, इट इज अलाउड टू फॉल एंड रीच द ग्राउंड, इसे जमीन पे गिराया जा रहा है, ये हमारा फ्लोर रहा। तो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी एट ए हाइट 2 मीटर एज्यूमिंग दैट इट इज ए फ्रिक्शनलेस मीडियम। ऐसा मानना है कि इधर कोई हवा हुआ नहीं है, फ्रिक्शनलेस मीडियम है। तो बोल रहा है क्या
कि अगर उस बॉडी जो है 2 मीटर तक की हाइट पे आएगा, 2 मीटर तक की हाइट पे आएगा, तब उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये जब ऊपर था, इसके पास हाइट क्या था? 5 मीटर। इस हिसाब से ऊपर में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दोस्तों, वो होगा mgh, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका 0। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², पर इस जगह पे इसका वेलोसिटी है 0। क्यों? क्योंकि ये बॉडी अभी यहाँ पे क्या है? रुका हुआ है, रेस्ट में है। जिस हिसाब से यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, और वो mgh कितना हो जाएगा? बॉडी का मास है 10, जी लेना है 10, हाइट है 5, जो कि हो जाएगा दोस्तों, ये 10 लेंगे, 10 10 जा 100, 5 जा 500, 500 जूल। मतलब इस पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगा टोटल, वो कितना होगा? 500 जूल। अब बॉडी यहाँ पे आ गया, ऐसा बोला जा रहा है कि बॉडी 2 मीटर हाइट तक आ गया। तो यहाँ पे, यहाँ तक आने में बॉडी कुछ मूव किया और उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। पर हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है दोस्तों, वो कितना है? 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। हाइट पता चल गया और हमें वेलोसिटी निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितना, 0 होता है, पर इसका फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं। तो हम निकालेंगे बाय द यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम इसे निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन मोशन में बोलता है v² / u² + 2gh। तो यहाँ पे v² हमारा क्या है? निकालना है, और u² हमारा कितना है? u कितना है? 0 है। तो u² हो जाएगा 0 प्लस 2, g का वैल्यू लेना है 10, हाइट हमारा कितना आ रहा है? 3 मीटर। इस हिसाब से हो गया 10 2 जा 20, 23 जा 60, v स्क्वायर आ गया 60, दैट मीन्स v इज इक्वल टू रूट अंडर 60 मीटर पर सेकेंड आ गया दोस्तों। इसका क्या, यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया? रूट अंडर 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी मिल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे 1/2 एम है मेरा 10, और भी यहाँ का वेलोसिटी है रूट 60 का स्क्वायर करेंगे। इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 60, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 300 कितना आ गया दोस्तों? 300 जूल, सॉरी जूल, काइनेटिक एनर्जी है जूल। पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो मेरा इतना आया, पर अभी भी तो ये जमीन से 2 मीटर हाइट ऊंचा है। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा दोस्तों? तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा, यहाँ पे U बराबर लिखेंगे mg, लेकिन टोटल हाइट था h, लेकिन यहाँ पे हाइट कितना है दोस्तों? 2, तो h यहाँ पे लेंगे 2 मीटर। तो इस हिसाब से हो जाएगा मास 10, 10 इंटू 2, तो ये हो गया 200 जूल। इस हिसाब से इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया? 300 प्लस 200, दैट मीन्स 500 जूल। मतलब ये बोलेंगे दोस्तों कि जब वो बॉडी 2 मीटर हाइट तक रहेगा नीचे से, उस समय उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, वो भी हमारा कितना होगा? 500 जूल होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। मतलब जमीन को छूने से पहले यहाँ तक में उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो जैसे ही यहाँ तक बॉडी आ जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा किसमें? mgh में बदल जाएगा। यहाँ पे मास हो जाएगा 10, ये 10 और हाइट हो जाएगा 5। इस हिसाब से यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 जूल आ जाएगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी कुछ हाइट पे रखा हुआ है, तो उसका मैकेनिकल एनर्जी कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। मतलब टॉप में भी उतना ही 500, इधर बीच में भी कहीं पे भी रखेंगे तो वहां पे भी जो उसका मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा दोस्तों, वो सेम होता है, और बॉटम में भी सेम होता है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी कुछ हाइट से ऊपर है, तो उसपे जो मैकेनिकल एनर्जी लगता है किसी भी पॉइंट पे, वो हर जगह पे क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। इस हिसाब से हो गया दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा उस क्वेश्चन का पूरा आंसर दोस्तों। इस हिसाब से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। डिफाइन अ किलोवाट आवर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू जूल। तो हम जानते हैं क्या कि किलोवाट आवर क्या होता है, कि मान लीजिए कि कोई डिवाइस है,
कोई एक डिवाइस है जिसमें पावर लिखा हुआ है 1 किलोवाट का। कितना पावर है? 1 किलोवाट का। तो ये जो 1 किलोवाट वाला पावर वाला डिवाइस है, ये 1 आवर में जितना एनर्जी स्पेंड करेगा, जितना एनर्जी स्पेंड करेगा, वही एनर्जी हमारा होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड, इट इज द अमाउंट of energy spent, it is the amount of energy spent by a source of power 1 किलोवाट इन 1 आवर। ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अब बोल रहा है कि हाउ इट इज रिलेटेड टू जूल। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब होता है दोस्तों 1000, और यहाँ पे है वाट, और ये आवर का मतलब, आवर को अगर हम सेकेंड में बदलें तो वो हो जाएगा हमारा 60 इंटू 60 सेकेंड। और यही जो वैल्यू होता है दोस्तों, इसी को जब पूरा सॉल्व करते हैं तो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर में इतना जूल एनर्जी होता है। मतलब अगर कोई सोर्स ऑफ डिवाइस है जिसमें पावर 1 किलोवाट का है, तो वो 1 घंटे तक जब चलेगा तो इतना एनर्जी स्पेंड करेगा दोस्तों। यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट गिव रीजन। अब बोल रहा है क्या कि एक सैटेलाइट है दोस्तों, रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट, ये हमारा एक प्लैनेट है, मान लेते हैं प्लैनेट ए, इसके अराउंड में एक सैटेलाइट एस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम बताए थे कि सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है तो उसके अंदर एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में, तो हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज होता है, और वो डायरेक्शन जो होता है इस पॉइंट से उसके टेंजेंटली लाइन खींचेंगे तो वही बताता है इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का डायरेक्शन। हम देख रहे हैं क्या कि अंदर की ओर लग रहा है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके इसके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है दोस्तों वो 90 डिग्री बन रहा है। हम जानते हैं W इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, और अगर थीटा का वैल्यू 90 हो गया तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। इस हिसाब से हम बोलेंगे क्या कि अगर कोई सैटेलाइट एक राउंड सर्कुलर ऑर्बिट में किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पे किसी भी समय जो वर्क डन होगा दोस्तों वो होगा 0। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ इच व्हेन केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि ड्राई सेल जिसको बोलते हैं दोस्तों बैटरी, बैटरी जो घड़ी उड़ी में लगता है वो क्या होता है, उसमें अगर हम कोई बल्ब, छोटा सा बल्ब, एलईडी बल्ब ये सब जलाएं तो उसमें क्या होता है कि वो जो ड्राई सेल है वो अपना उसमें डला हुआ रहता है केमिकल दोस्तों। वो केमिकल क्या होता है, रिएक्ट होता है आपस में, और फिर वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। क्या हो जाएगा? बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू साउंड एनर्जी, तो लाउड स्पीकर क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड हमें देता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको। इस हिसाब से हो गया इसका आंसर दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दिखा देता हूं जो कि है यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। अ कार ऑफ मास 120 kg is moving at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर and it accelerates to attain a speed of 54 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, पर यहाँ पे ये जो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अगर कोई यूनिट का स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहे और उसे हम कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो उसे 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 18 से 18 गया तो इसका हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ये मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कितना है दोस्तों, फाइनल स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी बदल दें हम मीटर पर सेकंड में तो ये हो जाएगा 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि द वर्क डन बाय द इंजन। तो हम जानते हैं दोस्तों कि मेरा जो द नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा, इज दिस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस के आई, सॉरी के एफ माइनस
के आई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन द वर्क डन। मतलब हम जानते हैं कि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से उसके वेलोसिटी या स्पीड में चेंज हो रहा है, तो उस पे जो वर्क डन होगा वो होगा क्या, तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन दैट बॉडी। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है दोस्तों वो है 15 मीटर पर सेकेंड, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम भी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम भी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे मास दिया हुआ 120 केजी, 120 केजी, और भी एफ है मेरा कितना 15, 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों, ये लिखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 120, और भी आई इनिशियल वेलोसिटी है मेरा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। इस हिसाब से ये कटेगा तो होगा 60, ये कटेगा तो होगा 60, और हम जानते हैं क्या कि 15 का स्क्वायर होता है 225, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इस हिसाब से अगर हम 60 कॉमन निकाल लें दोनों से, तो यहाँ पे बचेगा 225 माइनस 25, यहाँ से 60 इंटू 225 में 25 जाएगा तो 200। इस हिसाब से इसका आंसर हो गया दोस्तों 12,000 जूल। क्या हो गया 12,000 जूल। 6 टू जा 12 और 3 0, 12,000 जूल। तो इसका जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय द इंजन इज 12,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द पावर ऑफ द इंजन। हम पावर जानते हैं क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन तो हम निकाल चुके थे, कितना 12,000 जूल, और टाइम हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दिया हुआ था, तो यहाँ से हम 5 सेकेंड लिख लेंगे। तो यहाँ से 5 से इसको काटेंगे, 5 टू जा 10, 2 4, 5 4 जा 20, और ये 2400 वाट। ये हो गया हमारा पावर। इस तरह से हो गया दोस्तों इसका सॉल्यूशन। ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी मैं तैयार करके रखा हूं। ये रहा उसका सॉल्यूशन दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल हो ताकि वर्कडन जो हो हमारा नेगेटिव दे। तो हम जानते हैं क्या कि वर्कडन का फॉर्मूला होता है दोस्तों एफ एस कॉस थीटा, और ये थीटा जो होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो अब देखिए हम एक चीज और बता देते हैं आपको दोस्तों कि कॉस का अगर 180 पे वैल्यू लेंगे तो वो होता है -1। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि किस किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल जो हो 180 डिग्री हो, तब जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तब इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री, और यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा मेरा वर्क डन क्या, नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, और एफ इंटू एस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री, तो कॉस थीटा का 180 पे -1 होता है दोस्तों, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ एस हो जाएगा, और ये हमारा नेगेटिव वर्क डन दे रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हमें नेगेटिव वर्क डन चाहिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए, और दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा दोस्तों। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फार्मूला U by H where U is the potential energy and H is the height। यहाँ पे बोल रहा है U by H, U हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दोस्तों वो होता है mgh फॉर्मूला, और हाइट का हाइट। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे रखा हुआ है तभी उस पे पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जमीन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दोस्तों वो जीरो होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ हाइट नहीं है। तो यहाँ से h से h कट गया, तो यहाँ पे आ गया mg, और ये mg हमारा बताता है वेट। क्या बताता है दोस्तों, वेट। तो वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और ये वेट क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से खींचता है अपनी ओर, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेविटी फोर्स, और इसी को बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं,
और यही ग्रेविटी फोर्स जो होता है वेट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। उसका काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्पीड को कर दे रहा है डबल, दैट मीन्स तो हो जाएगा हाफ एम टू वी स्क्वायर। टू का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एम फोर वी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी सॉरी काइनेटिक एनर्जी है वो कितना गुना बढ़ गया दोस्तों, 4 टाइम्स बढ़ गया। कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द एनर्जी कन्वर्जन इन वॉशिंग मशीन इज। ये हम पीछे भी बता चुके हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अ क्रेन ए लिफ्ट अ हैवी लोड इन 5 सेकंड whereas another crane B does the same work in 2 seconds. Compare the power of crane A to that of crane B. तो पावर का कंपेयर करना है। तो मैं इसे नेक्स्ट सीट में आपको दिखा देता हूं बना के दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ये क्रेन ए है जो कि हैवी लोड को उठाता है 5 सेकंड में, क्रेन बी है जो कि उठाता है 2 सेकंड में, और दोनों का वर्क डन सेम है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 था, 8 का 4, 8 का 4 नंबर, जिसमें बोल रहा है क्या कि वर्क डन जो है दोनों का सेम है। दो बॉडी है, एक ए है और एक बी है। एक वर्क डन जो है, वर्क डन दोनों का क्या है दोस्तों, सेम है, जो कि है डब्ल्यू के बराबर। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है एक लोड उठाता है ए 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, और बी उसी लोड को उठाता है 2 सेकंड में। तो बताइए दोनों का पावर के बीच में कंपैरिजन कीजिए। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम। तो यहाँ से पी ए हमारा हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन टी ए, जो कि है डब्ल्यू ए है डब्ल्यू और टी ए है 5। उसी तरीके से पी बी हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी अपॉन टी बी, यहाँ पे टी है टाइम और डब्ल्यू है वर्क डन दोस्तों। अब उसी तरीके से हो जाएगा डब्ल्यू बाई 2। अब जब दोनों का रेशियो निकालेंगे, सॉरी कंपेयर करेंगे दोनों को, पी ए अपॉन पी बी, तो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन 5 बटा में डब्ल्यू अपॉन 2। और ये जो देखिए ये यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बाई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, तो इसका आ जाएगा 2:5। दैट मीन्स पावर के बीच में जो कंपैरिजन, दोनों के बीच में जो रेशियो होगा दोस्तों वो होगा 2:5। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका आंसर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बकायदा सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रखा है दोस्तों। ये देखिए इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर दे रखा है। तो आज का हमारा सेशन होता है यहीं पे खत्म दोस्तों। मैं आप लोग से बस एक ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक करें, और जरूर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों @पढ़ाई अड्डा। इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करके जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा पीडीएफ मैं इस पे अपना अपलोड कर देता हूं, तो वहां से आप लोग पीडीएफ भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों इस चैनल को, और जितना से जितना हो सकता है फैलाइए, ताकि आपके दोस्त भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स का जलवा देख सके और सीख सके दोस्तों।